नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ में यूपीएससी का पेपर 2 और बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत ही विश्वसनीय तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। आज के इस छोटे डिस्कशन में हम वास्तव में ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो सिलेबस हमें दिया गया है पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, और उसके साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बहुत शॉर्ट में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आईएएस का पेपर 2 का पॉलिटी का सिलेबस है क्या। सबसे पहली चीज जो ध्यान देने की बात है कि आप देखें ये ऊपर का हिस्सा 5 शब्द लिखे हुए हैं: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसका मतलब हेडिंग जो पेपर का है उसमें 5 चीजें हैं। पॉलिटी, शासन व्यवस्था, इंग्लिश में उसके लिए पॉलिटी वर्ड है। संविधान, अंग्रेजी में उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है। शासन प्रणाली, इंग्लिश में उसके लिए गवर्नेंस शब्द है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो अपना पेपर 2 है वो वास्तव में 3 चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस पहला हिस्सा है जो उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, और ऑलमोस्ट 60% से अधिक हिस्सा, 70% तक हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस ये वाला है। इसके बाद जो उसका दूसरा हिस्सा है वो सोशल जस्टिस है, छोटा हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय संबंध है। तो आज हम लोग पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस उस हिस्से को देखेंगे। अब यदि हम सिलेबस को देखें तो शुरू के 8 टॉपिक्स इस हिस्से से संबंधित है। इसका मतलब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस। और इस सिलेबस को यदि माइन्यूटली हम देखें तो जैसा नाम है ऊपर, जैसा हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, कुछ उसी प्रकार की विषय वस्तु भी है। जैसे कुछ बुनियादी संवैधानिक प्रावधान भी है, संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, कुछ अप्लाइड चीजें भी हैं, और कुछ तुलनात्मक भी है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, शक्तियों का पृथक्करण। तो इस सिलेबस पर अभी मैं आऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा इस हेडिंग को जाने, खास करके संविधान, राज व्यवस्था, जब इसकी बात की जाती है तो यहां पर पॉलिटी का संदर्भ क्या है। ध्यान से देखें कि पेपर के नाम या टाइटल में हमने देखा लिखा हुआ है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में इसके लिए राजव्यवस्था, शासन प्रणाली शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इस हेडिंग में ही हम कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस की कुंजी छिपी हुई है, की उसका छिपा हुआ। और इस हेडिंग को समझकर तब हम उसके यदि एक एक विषय वस्तु को, सिलेबस को देखें तो हमें यह तरीका पता चलेगा कि तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए। इसका मतलब आप देखें कि सामान्यतः मैं कह रहा हूं कि आम बोलचाल की भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को और पॉलिटी को हम एक समझते हैं, सामान्यतः। इसका मतलब आप में से ज्यादातर लोग जब आपस में चर्चा करते हैं कि पेपर 2, तो कोई कहता है कि पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन है और कोई कहता है कि पेपर 2 पॉलिटी है। लेकिन आपने ध्यान से देखा कि जो हमारा सिलेबस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी दोनों है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी जिसको हम सामान्यतः, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में एक समझते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी यूपीएससी के सिलेबस में बिल्कुल अलग है। और यह अंतर इतना महत्वपूर्ण है कि यह अंतर हमें तैयारी का पूरा रास्ता बता देता है। प्री में कैसी तैयारी होनी चाहिए, मेंस में कैसी तैयारी होनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, इससे पता चलता है। तो थोड़ा सा इस अंतर को 5-10 मिनट में मैं डिस्कस करूं, तब आप बहुत बखूबी और ध्यान से सुनना कि यह बहुत जरूरी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगले 10 से 15 मिनट में जो डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही अप्लाइड, बहुत ही व्यवहारिक है, और शायद एक रास्ता बताएगा आपको कि तैयारी हमें क्या तरीका तैयारी में अपनाना चाहिए।
तो देखें, दो चीजें आपके पेपर में, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अपेक्षा की जा रही, बाकी सोशल जस्टिस है और आईआर है, लेकिन यहां दो महत्वपूर्ण चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हम ज्यादातर दोनों को एक समझते हैं, लेकिन अंतर है। संविधान क्या है? संविधान की परिभाषा करते हुए सामान्यतः कहा जाता है कि संविधान उन नियमों और प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन ऑफ दोज रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाए, उन नियमों प्रावधानों के संग्रह को संविधान कहते हैं, जैसे भारत का संविधान। संविधान का संबंध इसीलिए सार्वजनिक जीवन के संचालन से, पब्लिक लाइफ को कंडक्ट करने वाला डॉक्यूमेंट, दस्तावेज संविधान है। सवाल उठता है कि सार्वजनिक जीवन किसे कहते हैं? सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि वह जो मेरे निजी, मेरे प्राइवेट, मेरे पर्सनल लाइफ से अलग हो। सामान्य भाषा में कहें तो जो हम सब का है वो पब्लिक लाइफ है। इसका मतलब परिवार मेरा निजी विषय है, मैं कितने घंटे सोता हूं मेरा निजी विषय है, मैं कौन से कलर के कपड़े पहनता हूं मेरा निजी विषय है, जब तक कि वह बहुत आपत्तिजनक ना हो। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मेरा निजी विषय नहीं है, जीएसटी मेरा निजी विषय नहीं है, भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा मेरा निजी विषय नहीं है। तो सार्वजनिक जीवन जो हम सब का है, और सार्वजनिक जीवन में आएंगे अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन, विदेश नीति, जीवन के ये सारे पहलू, और संविधान का संबंध इसी सार्वजनिक जीवन के संचालन से। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जीएसटी संबंधी सुधार लाया गया भारत में, लेकिन इसके लिए भारत के संविधान में 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा। इसका मतलब सारी इकोनॉमी, सारी टैक्सेशन के मूलभूत सिद्धांत कहां पर पाए जाएंगे? संविधान में। इसी तरह विदेश नीति का संचालन भी संविधान अनुच्छेद 51 पढ़ते हैं, वहां से निकलता है। हर सार्वजनिक जीवन के विषय देश में कानून कैसे होंगे? संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्या योग्यताएं होंगी, सिविल सेवकों का चयन कैसे होगा, हर चीज के मूल में संविधान है। तो हमने देखा संविधान सार्वजनिक जीवन के संचालन से संबंधित है। संविधान का स्वरूप दोस्तों सैद्धांतिक होता है, ध्यान रखना है, थियोरेटिकल है। सैद्धांतिक का मतलब कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन यह बताता है कि देश का शासन किस प्रकार किया जाना है, किस प्रकार किया जाना है, और किस प्रकार राजनीति चलेगी, किस प्रकार अर्थव्यवस्था चलेगी, किस प्रकार कानून बनेंगे, किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होगा। इन सभी का संबंध संविधान से है। इसका मतलब यदि हम अपने पेपर को देखें, पेपर 2 जनरल स्टडीज, तो पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर देश का सार्वजनिक जीवन संचालित होता है। इसका मतलब संविधान जिसमें अनेक भाग हैं, अध्याय हैं, अनुच्छेद हैं, खंड हैं, उपखंड हैं, मतलब पार्ट हैं, चैप्टर है, आर्टिकल हैं, क्लॉज हैं, सब क्लॉज हैं, शेड्यूल्स हैं, उस सबको पढ़ना है। और यह मूलतः एक सैद्धांतिक दस्तावेज। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस केवल संविधान पढ़ने की बात नहीं करता है। सिलेबस हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि संविधान के साथ साथ हम राज्य व्यवस्था भी पढ़ें। और यदि हमने इस अंतर को जान लिया तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और तब प्रश्नों, जो अभी 2020 का अपना प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ अभी कुछ दिन पहले, मेंस के एग्जाम्स के क्वेश्चन, तो उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि नहीं, यूपीएससी इसी पैटर्न पे चलता है। वो केवल संविधान की बात नहीं करता है, वह राज्य व्यवस्था की भी बात करता है। तो आइए जानते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। उससे पहले केवल 1 मिनट में आपको समराइज कर दूं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, कि हमारे पेपर में 2 चीजें, संविधान और राज्य व्यवस्था, और अन्य चीजें भी है, लेकिन जिसका कंसेप्ट हमारे से या आपसे है वो है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। हम में से ज्यादातर लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को एक मानते हैं, सिनोनिमस मानते हैं, समानार्थी मानते हैं, जबकि यूपीएससी के पेपर 2 में दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से दिया गया है।
और संविधान की परिभाषा में हमने देखी कि एक सैद्धांतिक दस्तावेज जिसके आधार पर सार्वजनिक जीवन का संचालन होगा, जिसके आधार पर राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन का संचालन होगा। अब आते हैं कि पॉलिटी या राज्य व्यवस्था क्या है, और तब हम समझ पाएंगे कि हमारी तैयारी का तरीका कैसा होना चाहिए। इसका मतलब हमें यदि संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़नी तो पहले तो हमें यह अपेक्षित है, यह हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम संविधान को पढ़ें, उसके आर्टिकल्स को पढ़ें, उसके जितने हिस्से हैं उसको पढ़ें। लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद हमसे अपेक्षा यह भी है कि हम राज्य व्यवस्था को पढ़ें, और जब उस पहलू पर आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि करंट की क्या भूमिका होगी, एनालिसिस की क्या भूमिका होगी। इसका मतलब तैयारी का समग्र तरीका, इसी में मैं कहता हूं कुंजी यही। तो आइए शॉर्ट में जानते हैं कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। और यदि राज्य व्यवस्था को एक पंक्ति में परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि संविधान का व्यावहारिक प्रयोग, संविधान का व्यावहारिक प्रयोग, या जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉलिटी। इसका तात्पर्य क्या है कि संविधान का व्यावहारिक प्रयोग, हमने देखा कि संविधान एक सैद्धांतिक दस्तावेज है, उसके आधार पर देश के सार्वजनिक जीवन का संचालन होता है, वह सिद्धांत है। लेकिन जब उस संविधान को हम लागू करते हैं, व्यवहार में जब भारत का संविधान लागू होता है, उसका आर्टिकल 17 लागू होता है, उसका आर्टिकल 21 लागू होता है, उसकी अनुसूचियां लागू होती है, आर्टिकल 19 लागू होता है, तो उस लागू होने के क्रम में जो विषय और जो मुद्दे उभर कर आते हैं उसका संबंध पॉलिटी या राज्य व्यवस्था से। अभी ये पहली चीज है कि संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं उसको पॉलिटी कहते हैं। इसका मतलब यदि एक पंक्ति में मैं कहूं तो संविधान एक सैद्धांतिक दस्तावेज है और इसका व्यावहारिक प्रयोग ही राज्य व्यवस्था है, और राज्य व्यवस्था का संबंध संविधान के व्यावहारिक पहलू या व्यावहारिक विषय और मुद्दों से है। अब यदि बिल्कुल अप्लाइड वे में आए कि यूपीएससी हमसे क्या अपेक्षा करता है कि संविधान के तहत मुझे क्या पढ़ना है और राज्य व्यवस्था के तहत मुझे क्या पढ़ना है, और क्या मुझे संविधान अलग पढ़ना है और राज्य व्यवस्था अलग पढ़ना है, या दोनों को मिलाकर पढ़ना है, तो देखते हैं कि राज्य व्यवस्था को और ज्यादा व्यावहारिक रूप में और ज्यादा एकदम पिन पॉइंटेड वे में हम कैसे समझ सकते हैं। यदि हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो एक चीज तो हमने देख लिया कि राज्य व्यवस्था संविधान का व्यावहारिक प्रयोग है। राज्य व्यवस्था मुख्यतः, पॉलिटी मुख्यतः 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। मैं बहुत ही अप्लाइड फॉर्म में बात कर रहा हूं कि एग्जाम के लेवल पर हमें क्या रणनीति रखनी है, अभी बहुत क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं जब तक बैकग्राउंड बना लूं तब उस चिड़िया की आंख को आप देख पाएंगे। यदि मैं एक लाइन में कह दूं तो शायद आप उसको नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले बता रहा हूं कि संविधान और राज्य व्यवस्था की, और तब उस कोरिलेशन से हम जान पाएंगे कि वास्तव में हमसे क्या पढ़ने की अपेक्षा है और कैसे पढ़ने की अपेक्षा है। तो राज्य व्यवस्था के तहत 3 कंपोनेंट माने जाते हैं। पहला, संसद के कानून, संसद के कानून। दूसरा, न्यायालय के निर्णय, न्यायालय के निर्णय, संसद के कानून, दूसरा न्यायालय के निर्णय, और तीसरा गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। इसका मतलब अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं कि बिल्कुल अप्लाइड फॉर्म में संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर को जान पाए। अभी तक हमने परिभाषा के स्तर पे जाना कि भाई संविधान सैद्धांतिक है, राज्य व्यवस्था व्यवहारिक, बट एक्चुअली हमें पता नहीं चला कि भाई सैद्धांतिक है तो क्या करना है और व्यवहारिक है तो क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल लेकर यदि हम समझे कि यदि मैं भारत के संविधान की बात करूं तो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 17 अभी एग्जाम में आया भी इस साल के प्री में कि समानता, या ऐसा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समानता के अधिकार के तहत आता है, तो आर्टिकल 17 आता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन।
आर्टिकल 17 भारत का संविधान है। दूसरे शब्दों में कि आर्टिकल 17 एक सिद्धांत है। ध्यान रखना है, संविधान क्या एक सिद्धांत है, तो एक सिद्धांत है। और कैसा सिद्धांत? जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाना है। आर्टिकल 17 यह कहता है कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी एक दंडनीय अपराध होगी, पनिशेबल ऑफेंस होगा। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगी, यह आर्टिकल 17 कहता है। तो अभी तक की जो हमने परिभाषा देखी उसके अनुसार यह संविधान का हिस्सा है। इसका मतलब यह एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? कि अस्पृश्यता यदि कोई इस देश में करता है तो वह एक दंडनीय पनिशेबल ऑफेंस होगा, दंड दिया जाएगा। और इसी के आधार पर देश का शासन किया जाना है, संविधान के आधार पर। अब जब व्यवहार में, अब आते हैं राज व्यवस्था, कि इससे राज व्यवस्था में क्या मुद्दे आते हैं। व्यवहार में जब आर्टिकल 17 को मुझे लागू करना है, या मोदी जी को, संसद को, राष्ट्रपति को, मतलब शासन जब आर्टिकल 17 को लागू करेगा तो सबसे पहली व्यवहारिक समस्या यह आएगी कि अस्पृश्यता क्या है। अस्पृश्यता क्या है? अब ध्यान रखें कि संविधान केवल यह कहता है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगी। संविधान केवल इतना कहता है, लेकिन संविधान यह नहीं बताता है कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। कोई कह सकता है कि जाति के आधार पर किसी का अपमान करना अस्पृश्यता है। फिर सवाल उठेगा, क्या सभी जातियों का, या केवल अनुसूचित जाति का, या ओबीसी का? मतलब क्या है अस्पृश्यता? दूसरी बात कि संविधान कहता है कि दंडनीय अपराध है। इसका मतलब कि अस्पृश्यता करने पर दंड दिया जाएगा, लेकिन संविधान यह नहीं बताता है कि कौन सा दंड। संविधान यह नहीं बताता है कि कौन सा दंड। अब व्यवहार में देखिए, सैद्धांतिक स्तर पर यह बात सही हो सकती है। थोड़ा सा समझें कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटी निकलेगा और हमें कैसे तैयारी करनी है। क्या हमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है या हमें पॉलिटी भी पढ़ना है, और कैसे जोड़ना है? तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। संविधान एक सिद्धांत, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध। यह सिद्धांत के रूप में कोई इनकार नहीं है कि भाई अस्पृश्यता गलत चीज है, दंड दो। लेकिन जब व्यवहार में इस सिद्धांत को लागू करेंगे तो पहला प्रश्न उठता है कि भाई क्या है अस्पृश्यता। और दूसरी बात कि फॉर एग्जाम्पल यह सिद्ध किया जा सके कि फला व्यक्ति ने अस्पृश्यता की है, तो अगला सवाल आएगा कि उसको कौन सा दंड देंगे, व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट। दंड के कई रूप होते हैं। क्या उसे आर्थिक दंड दिया जाएगा, जुर्माना? क्या उसे कारावास, इंप्रिजनमेंट किया जाएगा, या क्या उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? कौन सा दंड? संविधान इस बारे में मौन है। कोई भी संविधान संक्षिप्त होता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, इन प्रश्नों का जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे लागू करेंगे? मान लीजिए आपने कहा कि यह लागू हो गया, तो वैसी स्थिति में किसी ने अस्पृश्यता की, तो भाई क्या दंड दोगे? तो सबको एक ही दंड दोगे, अलग दोगे? कैसे होगा? यदि आप जज के स्वविवेक पे छोड़ते तो एक जज फांसी पे किसी को चढ़ा रहा है, कोई जज 100 रुपए का जुर्माना लगा रहा है, कोई जज 10 साल का कारावास दे रहा है। मतलब इन प्रश्नों का उत्तर व्यवहार में चाहिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः संसद दे सकती है अपने कानून के द्वारा, लॉ ऑफ पार्लियामेंट, संसद का कानून। और आप जानते हैं कि संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। अब ध्यान रखना है कि यह जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है, यही पॉलिटी है, राजव्यवस्था। फिर से याद करें राज व्यवस्था की परिभाषा कि संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय, जो मुद्दे आते हैं, वो राज व्यवस्था है। संविधान का व्यवहार ही राज व्यवस्था है। इसका मतलब आर्टिकल 17 संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और यह जो संसद का कानून है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, जिसको अब 1976 के बाद से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम या सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, वो राज व्यवस्था। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा सिलेबस है वो हमसे केवल संविधान पढ़ने की अपेक्षा नहीं करता है।
बल्कि हमसे यह भी पढ़ने की अपेक्षा करते हैं। यह तो हमने एक उदाहरण दिया। कहने का तात्पर्य है, इसी तरह एक दूसरा भी 17 से रिलेटेड कानून अभी काफी चर्चित भी हुआ था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। याद करें, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया था, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अभी कितना 2-3 साल पहले हंगामा हुआ था, वो जो तत्काल गिरफ्तारी वो सब होते थे। कहने का मतलब, अब ये जो 2 कानून है, ये जो 2 लॉ है, ये कानून राज्य व्यवस्था का हिस्सा है, राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। इसका मतलब राज्य व्यवस्था में सबसे पहली क्या चीज शामिल है? संसद का कानून, जो संविधान के संदर्भ में, संसद के सैकड़ों हजारों कानून है, सारा कानून नहीं, जो संविधान की व्याख्या करने के लिए है, जो संविधान को कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ऐसा कानून राज्य व्यवस्था का हिस्सा है। अब एक यूपीएससी के एस्पिरेंट के रूप में आज के दौर में समस्या यही है कि हम केवल कौन सा हिस्सा पढ़ते हैं? संविधान। हम इसको पढ़ लेते हैं, ट्रेडिशनल तरीका है कि हम इसको पढ़ लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। 2019 का आप प्रश्न देख लीजिए, एमपी लैड की स्कीम, ऐसे कानून, बजट अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसका मतलब है कि प्रश्न इस हिस्से से भी आता है। इसका मतलब है कि यदि हमारे सिलेबस में संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों है, तो हमें तैयारी करते समय, बिल्कुल एकदम फोकस्ड वे में बता रहा हूं कि तैयारी करते समय में संविधान को अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन वो केवल 50% है, जो परंपरागत अभी तक का तरीका रहा है। तो उसी 50% पे लोग मास्टरी करते हैं। तो आपने सिलेबस का केवल आधा हिस्सा पढ़ा, आपने केवल संविधान पढ़ा, आपको राज्य व्यवस्था भी पढ़ना है। और सिलेबस में आपको दिखाया कि राज्य व्यवस्था भी शब्द है। और राज्य व्यवस्था के लिए आपको पिन पॉइंटेड वे में कहूं तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? संसद के जितने इंपॉर्टेंट कानून हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो संविधान से संबंधित हैं। और आप देखिए, प्री में, मेंस में खूब सवाल आ रहे हैं, खूब सवाल आ रहे हैं संसद के इन कानूनों से। तो पहली चीज ध्यान रखनी है कि तरीका अब यह है कि यह करंट में हम पढ़ते हैं, जब चर्चित हो जाता है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, तो आप कहेंगे करंट में भी पढ़ते हैं, तो अंतर क्या है? नहीं, करंट में जब उसको पढ़ेंगे तो केवल करंट का हिस्सा पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटी में उसको आर्टिकल 17 से जोड़कर पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल 17 अस्पृश्यता संबंधी प्रावधान, अस्पृश्यता का मुद्दा, और फिर उससे संबंधित इस कानून को जोड़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि यहां जो होने वाली है कक्षाएं आगे, तो वो केवल संविधान की कक्षाएं नहीं होंगी, वो केवल राज्य व्यवस्था की कक्षाएं नहीं होंगी, वो संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि ये हिस्सा पढ़ाकर और हम कहेंगे कि ये करंट में कर देंगे, नहीं। अगर कोई केवल ये हिस्सा पढ़ाता है शिक्षक, तो वो बिल्कुल परंपरागत तरीके की टीचिंग है, उससे आईएएस में काम नहीं होगा। आईएएस में सिलेबस में संविधान और राज्य व्यवस्था है, तो आईएएस में इसके साथ इसको भी पढ़ना है और दोनों को लिंक करते हैं। इसका मतलब जिस समय आर्टिकल 17 पढ़ा जाए, उसी समय अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भी पढ़ा जाए, विस्तार पूर्वक यह जाना जाए कि अस्पृश्यता क्या है, क्योंकि यहां पे विस्तार से परिभाषा है। अस्पृश्यता करने पर क्या दंड दिया जाएगा, विस्तार पूर्वक बताया जाए। अस्पृश्यता की समस्या क्या है, और उससे संबंध में 89 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और उन अधिनियमों में ऐसे कौन से प्रावधान थे जिसको स्वतंत्रता से असंगत मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन जन दबाव में फिर से संसद ने उन प्रावधानों को जोड़ दिया। और संवैधानिक प्रावधान इस संबंध में संसद को कैसे शक्ति संपन्न बनाते हैं, और अंत में किसकी चलेगी, न्यायालय की या संसद की, ऐसे तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस करना है। तो ध्यान रखना, अप्रोच थोड़ा सा ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक है, वो भी पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना पॉलिटी करंट बनकर रह जाएगी। केवल करंट नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ना और फिर उससे जोड़कर। तो पहली चीज राज्य व्यवस्था के तहत आती है संविधान। कक्षाओं का संचालन बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूं, और इसी के लिए मैं जाना भी जाता हूं। तो इसी पैटर्न पर हम लोग पढ़ेंगे संविधान, राज्य व्यवस्था। अब देखें आगे, तो अभी तक हमने क्या देखा कि राज्य व्यवस्था में सबसे पहले कौन सी चीज शामिल होती है, संसद के कानून। तो बिल्कुल एकदम पिन पॉइंटेड, एकदम व्यवहारिक स्तर पर मैं बता रहा हूं कि आप कहीं भी कक्षा करें, लेकिन अपने शिक्षक से यह डिमांड जरूर करें कि सर सिलेबस में संविधान भी है और संविधान के साथ राज्य व्यवस्था है, संविधान और राज्य व्यवस्था। तो आप ये ट्रेडिशनल आर्टिकल पढ़ाकर कहां भाग रहे हैं? सर थोड़ा सा राज्य व्यवस्था भी पढ़ाइए, सर थोड़ा सा करंट के मुद्दों से इसको जोड़िए, सर संसद के कानूनों से इसको जोड़िए।
तो पहली चीज है लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अब आते हैं दूसरा कि राज्य व्यवस्था में और क्या शामिल है। तो राज्य व्यवस्था का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है न्यायालय का निर्णय। ध्यान रखना है, पहला राज्य व्यवस्था का कंपोनेंट है पार्लियामेंट का लॉ, लॉज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कानून। राज्य व्यवस्था का दूसरा हिस्सा है न्यायालय के निर्णय। जैसे यहां भी एक एग्जांपल से समझे कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 19। अब देखें, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मैं केवल एक एक ले रहा हूं समय की कमी के कारण। जब फुल फ्लेजेड कक्षाएं होंगी तो आप देखेंगे कि जो मैं पैटर्न बता रहा हूं उसी को फॉलो करता हूं या नहीं, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे चल रहा है। केवल संविधान पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा जब तक उसको करंट से और मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे। तो जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें पहली स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आगे है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और इसके अलावा जो एक स्वतंत्रता है वह है कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब देखें कि यह तो भारत का संविधान है, आर्टिकल 19 है, यह भी पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में संविधान भी है। लेकिन यदि केवल इतना ही पढ़ के किसी ने छोड़ दिया कि देखो विचार और अभिव्यक्ति ये है, विचार का मतलब ये है, अभिव्यक्ति का मतलब ये है, तो आपने केवल क्या पढ़ा? संविधान। और आपसे एक्सपेक्टेड क्या है? राज्य व्यवस्था, संविधान और राज्य व्यवस्था। इसका मतलब कि अब ये जो 19 और ये जो चीज दी गई है, ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशा या व्यवसाय की स्वतंत्रता है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में। तो खैर वो सब तकनीकी चीजें बाद में होंगी। इतना जान लें कि अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता है, जिसमें ये 2 चीजें। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2019 में, याद करें J&K, जब अनुच्छेद 370 में पूरी तरह से बदलाव किया गया, अनुच्छेद 370 हटा नहीं है, तकनीकी बात मैं कर रहा हूं, संविधान का दृष्टिकोण कर रहा हूं कि अभी भी 370 स्टैंड करता है, बट उसके जितने विवादित मुद्दे थे सब खत्म कर दिए। तो जब अनुच्छेद 370 को इस रूप में किया गया कि J&K की विशेष स्थिति समाप्त कर दी गई, जो स्पेशल स्टेटस था समाप्त किया गया, तो उसी के क्रम में आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर में काफी लंबे समय तक काफी कठोर स्थिति रखी गई और इंटरनेट को लंबे समय तक सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक मुकदमा हुआ, गुलाम नबी आजाद एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, गुलाम नबी आजाद और अन्य एवं बनाम भारत संघ। तो भारत संघ का यह आदेश था कि भाई इंटरनेट वगैरह नहीं चलेगा। केस किसने कर दिया? गुलाम नबी आजाद और अन्य लोगों ने। तो उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। अब देखें कि यह जो इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, यह संविधान के भाग 3 में कहीं नहीं लिखा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। दूसरा इसी का आयाम देखें तो पुट्टा स्वामी का केस जो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, उसमें कहा निजता मौलिक अधिकार है। अभी 2018 में लास्ट ईयर के प्री में एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया था कि इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार कैसा अधिकार है? राइट टू चूज लाइफ पार्टनर ऑफ वंस चॉइस, यह कैसा राइट है? आंसर है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अब कोई कहे कि भाई हमारे संविधान में तो निजता का अधिकार कहीं नहीं लिखा है, हमारे संविधान में इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार कहीं नहीं लिखा है, और हमारे संविधान में इंटरनेट को कहीं भी नहीं लिखा है, फिर भी यह फंडामेंटल राइट कैसे है? ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण। जब सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या की तो कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आज के वैज्ञानिक तकनीकी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एरा में इंटरनेट के बिना प्रभावशाली अभिव्यक्ति शामिल नहीं है। बात अपनी जगह सही है। इमेजिन करिए कि दिन में हम में से शायद जो भी साक्षर व्यक्ति है वो एक बार इंटरनेट, गूगल क्रोम कुछ ना कुछ यूज जरूर करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ ना कुछ जरूर करता है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि आज के समय में
अभिव्यक्ति का तात्पर्य व्यापक लिया जाएगा। इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। और उसी में दूसरा जोड़ा कि पेशा या व्यवसाय के लिए भी आज इंटरनेट जरूरी है। आप देखते हैं अमेजॉन ऑनलाइन डिलीवरी और काफी तेजी से व्यापार बढ़ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेड या बिजनेस, इसमें भी इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये दो जो चीजें 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता, इस दोनों की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। अब फिर आ जाते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था पर। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस तरह के जितने, चाहे इंटरनेट मौलिक अधिकार, चाहे निजता एक मौलिक अधिकार, चाहे इच्छानुसार जीवन साथी, ऐसे सैकड़ों मुद्दे वे राज्य व्यवस्था में आते हैं। अब फिर देखें कि इससे एकदम क्लियर हो रहा है कि हमारा सिलेबस हमसे क्या अपेक्षा करता है। वो परंपरागत रूढ़िवादी तरीका बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, जहां पर शिक्षक आते हैं, किताब निकालते हैं और सारा आर्टिकल 19 पढ़ा के चले जाते। नहीं, आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि इमैनुअल का केस क्या था, जिसमें कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मौन रहना भी एक फंडामेंटल राइट है और राष्ट्रगीत गाने के लिए भी किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे मुद्दे आएंगे एग्जाम में, और मुद्दे भी प्रश्न में आएंगे, मेंस में, प्री में, बल्कि मुद्दे ही ज्यादा आते। हमें नवीन जिंदल का केस समझना पड़ेगा, जब कहा कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रध्वज फहराना भी एक मौलिक अधिकार। हमें गुलाम नबी आजाद केस को देखना पड़ेगा। इंटरनेट भी अभिव्यक्ति के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसी तरह आर्टिकल 21 निजता के तहत, जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, ऐसे बहुत सारे अधिकार शामिल। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपका सिलेबस आपसे केवल संविधान पढ़ने की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि आपका सिलेबस आपके साथ संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ने की अपेक्षा करता है। इसलिए पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। और आप देखते हैं कि हिंदी मीडियम में 49 का कट ऑफ था पिछले बार। हिंदी मीडियम नहीं, ओवरऑल यूपीएससी का कट ऑफ 49 था प्री में, और उस 49 को भी हिंदी मीडियम के लोग बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाए। प्री में ही हम लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अभी भी अपना परंपरागत रवैया नहीं छोड़ा। हम अभी भी केवल किसको पढ़ते हैं? संविधान। यह संविधान वाला सिलेबस 2013 से पहले था, ध्यान रखना। लेकिन अब जो सिलेबस है वो एकदम वेल डिफाइंड है, उसमें संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ना है। तो ध्यान रखना है कि तब हम जब भी कोई आर्टिकल पढ़ें तो अब हमारा नया तरीका पढ़ने का क्या होना चाहिए कि हम उस आर्टिकल को ठीक से पढ़ें, उसकी एक एक चीज को समझें। इसके साथ साथ हम उस आर्टिकल से संबंधित संसद का यदि कोई कानून है उसको जरूर पढ़ें। खास करके पिछले 2-3 सालों में यदि चर्चित कानून रहा है तब तो अवश्य ही पढ़ें। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो पॉलिटी का हिस्सा है। इसी तरह हम यह भी देखें कि क्या उस आर्टिकल से संबंधित न्यायालय के कोई महत्वपूर्ण निर्णय हैं, तो उन निर्णयों को समग्रता में पढ़ें। अब केवल यह फैक्ट ना पढ़ ले कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, गुलाम नबी आजाद। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या लिया गया? भाई अभिव्यक्ति क्या है जिसमें इंटरनेट शामिल है? अभिव्यक्ति को हम कैसे परिभाषित करें कि इंटरनेट भी शामिल है? तो इसका मतलब सब, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का भी मुद्दा आएगा। भारतीय लोकतंत्र में प्रेस का महत्व क्या है, वर्तमान में प्रेस किन समस्याओं का शिकार है, कहने का मतलब सारे मुद्दे कवर होंगे, तब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के रूप में तैयारी करेंगे। तो फिर आते हैं विषय पे कि पॉलिटी में हमने देखा अभी तक कि 2 मुख्य चीजें शामिल मिली हैं, संसद का कानून और न्यायालय का निर्णय, और दूसरी ओर संविधान क्या है? एक सैद्धांतिक दस्तावेज है। तीसरी बात, पॉलिटी के 3 कंपोनेंट हमने बताए। तो यदि तीसरी बात मैं आपसे कहूं तो पॉलिटी में आता है संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। थोड़ा सा इसको समझे कि ये क्या है। भारत में जो संस्थाएं हैं उनको मूलतः हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में उनको मुख्यतः हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा है असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और तीसरा है गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये सब टेक्निकल वर्ड भी आप समझे
कि संस्थाएं तीन तरह की होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक या संविधानेतर। संवैधानिक संस्थाएं वे हैं जिनका संविधान में उल्लेख है, जैसे जितने इस तरह के भारत का वित्त आयोग जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है, तो एक संवैधानिक संस्था है। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, जो भी इस तरह की संस्थाएं। अब जीएसटी परिषद भी है, वो भी संवैधानिक है। तो पहला हिस्सा है वे संस्थाएं जिसका संविधान में उल्लेख है। दूसरी वे संस्थाएं जो संविधान विरोधी है। असंवैधानिक का मतलब कि जो संविधान के अगेंस्ट हैं, विरुद्ध हैं। आप कहेंगे कि भाई कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? सिद्धांततः एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन व्यवहार में इस देश में संविधान विरोधी संस्थाएं भी हैं। नक्सलों का भी आंदोलन है, संगठन है। बब्बर खालसा है, आतंकवादियों का संगठन। सिमी है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह के बब्बर खालसा, उल्फा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। इनको नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि ये देश में एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरा गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब है कि जो संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के आदर्शों का विरोधी भी नहीं। ध्यान से सुने, जो संविधान में नहीं है लेकिन संविधान के आदर्शों का विरोधी भी नहीं है। और ये गैर संवैधानिक संस्थाएं दो तरह की होती हैं। सांविधिक, अब देखें हमारे सिलेबस में ये सब वर्ड मिलेगा, सांविधिक वर्ड मिलेगा, इसको स्टैट्यूटरी कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा है कार्यकारी, अंग्रेजी में उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले आप, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में मानव अधिकार आयोग का कहीं उल्लेख नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करता है। इसी तरह नीति आयोग, नीति आयोग से संबंधित कोई आर्टिकल नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल संविधान में नहीं है जो नीति आयोग की बात करता है। तो नीति आयोग और मानव अधिकार आयोग संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत नहीं है। असंवैधानिक भी नहीं है, यह संविधान के अगेंस्ट भी नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई नीति आयोग संविधान को चुनौती देता है। फिर नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन यह संविधान के आदर्शों को ही पूरा करती है। मानव अधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह संवैधानिक नहीं है, लेकिन यह असंवैधानिक भी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। फिर यह कैसा है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक। मतलब यह संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। सवाल उठता है, यह संस्थाएं कहां से आती? भाई वित्त आयोग आप कहेंगे संविधान से आ गया, चुनाव आयोग संविधान से, यह संस्थाएं कहां से? यह संस्थाएं दो तरह से बनती, या तो इसका निर्माण विधायिका, और विधायिका का मतलब यदि केंद्र के स्तर पर बात करें तो संसद करती, तो संसद के कानून से जब वह निर्मित होगा तो उसको हम सांविधिक संस्था कहते हैं। ध्यान रखना, संविधान अलग है और संसद का कानून अलग है। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम के तहत मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, तो मानव अधिकार आयोग एक कानून के तहत निकला, इसलिए कैसी संस्था है? सांविधिक। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक संस्था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम संसद का कानून है, उसके तहत इसका गठन हुआ। तो पहला, यह संसद के कानून से बनेगा तो सांविधिक कहलाएगा। और दूसरा कि जब यह राष्ट्रपति के आदेश से बनेगा, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव, जब यह एग्जीक्यूटिव के आदेश से बनेगा, राष्ट्रपति का मतलब कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने वाला राष्ट्रपति, तो जब राष्ट्रपति के आदेश से बनेगा तो उसको हम कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है, संवैधानिक नहीं है, संविधान विरुद्ध भी नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं, या गैर संवैधानिक है, लेकिन गैर संवैधानिक में भी यह सांविधिक नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बना है। फिर यह कैसी संस्था है? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, या राष्ट्रपति के आदेश से बना है। तो अब आते हैं फिर संविधान और राज्य व्यवस्था पर। ध्यान रखना है कि संविधान के तहत यह तो आ जाएगा संवैधानिक, लेकिन भारत में हमें इसको भी पढ़ना है और थोड़ा बहुत असंवैधानिक को भी पढ़ना है, थोड़ा नक्सल को भी पढ़ना है, थोड़ा उल्फा के बारे में भी प्रश्न आ सकता है।
अब यदि यहीं पर देखें कि हम लकीर के फकीर बने, हमने केवल संविधान पढ़ने की कसम खा ली है और हमारा रवैया बिल्कुल परंपरागत है, जिसको मैं अब रूढ़िवादी रवैया कहता हूं, जो नए सिलेबस के अनुरूप नहीं है, तो हम केवल वित्त आयोग और चुनाव आयोग पढ़कर छोड़ देंगे। लेकिन हमें उन सभी संस्थाओं की पहचान करनी होगी जो संविधान से बाहर की हैं, और खास करके यदि वह संस्था करंट में किसी भी भांति न्यूज में रही है पिछले 2-3 सालों में, तो हमें उसको जरूर विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब फिर वही बात आ जाती है कि तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी या जनरल स्टडीज के पेपर 2 को कैसे पढ़े। जनरल स्टडीज के पेपर 2 को कभी भी हम संविधान के रूप में केवल नहीं पढ़ सकते, बहुत ही रूढ़िवादी हो जाएगा। 50% ही मैटर कवर होगा और हम सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसको केवल करंट के रूप में भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि करंट तो केवल घटनाक्रम होगा। इसका मतलब केवल इतना यदि जान लिया कि गुलाम नबी आजाद था, इंटरनेट कर दिया, तो उससे मजा नहीं आएगा। हमें जानना पड़ेगा कि आर्टिकल 19 के तहत पहले ही प्रेस की स्वतंत्रता एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर हो चुकी थी। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केस, उसमें क्या तर्क था सुप्रीम कोर्ट का, वही तर्क इस केस पर लागू। और 19 क्या है, विचार का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि तैयारी हमेशा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के रूप में होगी, तब वो समग्र तैयारी होगी। और उस तैयारी के लिए हमें संविधान को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें करंट से उसको खूब लिंक करना पड़ेगा। कैसा करंट? वो करंट जो पार्लियामेंट के लॉ के रूप में है, और खास करके चर्चित कानूनों को तो एकदम बढ़िया से समझना पड़ेगा, उसकी समग्र व्याख्या करनी पड़ेगी। और कौन सा करंट? वो करंट जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के रूप में है, प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह रेलेवेंट होगा, और उसको विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा संविधान से जोड़कर। और संस्थाओं के रूप में वे संस्थाएं जो संविधान में हैं और संविधान से बाहर भी हैं। अब देखिए, यह तैयारी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि परंपरागत तैयारी के तरीके में संविधान को हम पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं कि हमने, कोई व्यक्ति पहले आर्टिकल से लेकर आखिरी आर्टिकल तक भी पढ़ ले संविधान का, तब भी उसकी तैयारी आती ही है, जब तक कि उसने उन मुद्दों को नहीं पढ़ा। तो तैयारी में करंट जोड़ना पड़ेगा, तैयारी में थोड़ा सा एनालिसिस भी जोड़ना पड़ेगा। याद करें, जब इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, इसको पढ़ेंगे तो जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के क्या तर्क थे और वे तर्क किस सीमा तक सही। क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियतावाद की ओर जा रहा है? जितने ऐसे इशूज हो सकते हैं। क्या प्रेस की स्वतंत्रता को इस सीमा तक एक्सटेंशन देने से, विस्तारित करने से समाज में एक प्रकार की अराजकता का जन्म तो नहीं होगा? क्या आजादी को इस सीमा तक बढ़ा? मतलब जितने इशूज हैं, इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी करते हैं तो करंट जुड़ता है, उसमें एनालिटिकल हिस्सा जुड़ता है। कह सकते हैं कि 3 चीजें हम यदि ध्यान में रखें तो हमारी तैयारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के रूप में होगी। फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन। ध्यान रखें, 3 वर्ड आपको याद रखें, इसी में सब कुछ छिपा होगा। फैक्ट का मतलब तथ्य। आज के आईएएस के एग्जाम में तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखना। यदि कोई कहता है कि नहीं, तथ्य की कोई भूमिका नहीं है, तो ठीक नहीं है। तथ्य के बिना कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, वो एकदम हवाई बात है। तो तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी जानने चाहिए। कॉन्सेप्ट, उसमें जो कॉन्सेप्ट छिपे हुए, जैसे विचार और अभिव्यक्ति। तो विचार क्या है और अभिव्यक्ति उससे अलग क्या है? कैसे? जब प्रस्तावना में लिखा एकता और अखंडता, तो एकता क्या है, यूनिटी क्या है, और इंटेग्रिटी उससे अलग कैसे? जब संविधान में लिखा हुआ है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो धर्म क्या है और उपासना उससे अलग कैसे? कहने का मतलब इस तरह के माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स को भी हमें जानना चाहिए, वो संविधान के क्रम में। और उसके बाद तीसरा हिस्सा आता है इसका एप्लीकेशन। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन किससे जुड़ जाता है? पॉलिटी से, कि व्यवहार में उससे संबंधित सारे मुद्दों को भी हमें समझना चाहिए। तो अब मैं समझता हूं कि बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बता पाया कि नए परिवेश में पढ़ने का, पॉलिटी को पढ़ने का तरीका क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का अंतर क्या है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आपने कई अन्य मेरी कक्षाएं की हैं तो आपको बहुत बखूबी ये बात पता है कि क्या तरीका होता है। इसी तरीके की मैं हमेशा वकालत करता हूं और इसी तरीके से, विशुद्ध इसी तरीके से अध्यापन किया जाएगा।
ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाएगा कि दामन बचाकर मैं निकल जाऊं समय की कमी के कारण कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, पॉलिटी नहीं। और ये भी नहीं कि ये आज आर्टिकल 19 है तो नहीं लास्ट में इसका मुद्दा पढ़ेंगे, नहीं। जिस समय आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उस समय प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा आना चाहिए, इंटरनेट मौलिक अधिकार आना चाहिए, राष्ट्रध्वज फहराना मौलिक अधिकार के रूप में आना चाहिए। जिस समय आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो निजता का अधिकार उस समय आना चाहिए, समलैंगिकता से संबंधित धारा 377 के एक हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, वो आना चाहिए। जब आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो सबरीमाला का मुद्दा, धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के संदर्भ में जो एक विवाद चला कि भाई समानता किस सीमा तक और स्वतंत्रता किस सीमा तक, धार्मिक समुदाय कह रहा है कि नहीं ये हमारा अधिकार है आर्टिकल 26 के तहत कि धार्मिक मामलों का हम प्रबंध करेंगे, तो हम तय करेंगे कि महिलाएं सबरीमाला में आएंगी या नहीं। और महिलाएं समानता की दुहाई देती है कि आर्टिकल 14, 15 सब समानता की बात करता है। तो इन सारे इश्यूज को साथ में जोड़कर पढ़ना तो आपकी समग्र तैयारी बहुत अच्छी होगी। आइए थोड़ा सा हम अब सिलेबस को भी जान लें कि हमारे सिलेबस के संदर्भ में ये बातें कैसे हैं। यदि हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो अब देखिए हमारा सिलेबस एकदम इसी पैटर्न पे बना है, एकदम इसी पैटर्न पे, इसीलिए ऊपर हेडिंग दे दिया है संविधान, राज्य व्यवस्था, सब कुछ। जैसे पहला हिस्सा है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसका मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल हिस्सा दे दिया, ट्रेडिशनल हिस्सा उसका। लेकिन अब यहां भी देखें कि दो बड़े इंपॉर्टेंट, अब देखें कैसे सिलेबस को समझना। ऐतिहासिक आधार और विकास, पहला टॉपिक जो सबसे शुरुआती चीज है, ध्यान से देखो इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, और फिर है कॉमा इवोल्यूशन। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और विकास। इसका मतलब दो चीजें साफ साफ दिख रही है, ऐतिहासिक आधार और विकास। और याद करना, यदि आपने कहीं पढ़ा है इस चीज को तो गोल मटोल कर दिया जाता है, दोनों को एक कहा जाता है, भाई एक ही है। ऐतिहासिक आधार में भी 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और वो सब पढ़ा दिया जाता है, और विकास भारतीय संविधान का, उसमें भी वही पढ़ा दिया जाता है। दोनों एक है। यदि एक है दोनों तो सिलेबस में दोनों अलग कैसे है? नहीं, यही पढ़ाता है कि शब्दों को समझना पड़ेगा। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग बिल्कुल अलग चीज और इवोल्यूशन बिल्कुल अलग चीज। दो डिबेट है कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का मतलब यह कि यह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, क्या यह हमारे इतिहास से निकला हुआ है, उसके मूल्यों का प्रतिनिधि है? क्या हमारी संस्कृति से निकला हुआ यह संविधान है? उस संविधान सभा में जो लोग बैठे थे, क्या उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल्यों को ही संविधान का रूप दे दिया? इसका मतलब क्या संविधान की आत्मा स्वदेशी है? और विकास जब पढ़ते हैं तो इसका दूसरा हिस्सा है कि इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि हमारे संविधान पर 1919 के अधिनियम का प्रभाव क्या है, 1935 के अधिनियम का प्रभाव क्या है। अब जो लोग कहते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे, वो कहेंगे कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, ये सब की नीति वो हमारी संस्कृति से निकली है, वो अशोक की धम्म नीति का परिणाम, वो अकबर के दीने इलाही और सुलह कुल से निकला। इसका मतलब कोई नई चीज नहीं। जब स्वतंत्रता की बात करेंगे तो कहेंगे हमारे उपनिषदों से निकला है, हमारे संविधान की आत्मा स्वदेशी। लेकिन जो इसके इवोल्यूशन पर ज्यादा बल देंगे वो कहेंगे कि नहीं, संविधान तो 1919 से लिया, 1935। यहीं पर डिबेट आएगा कि क्या भारत का संविधान उधार के सामान का थैला है, इज इट ए बैग ऑफ बोरोइंग्स। तो ध्यान रखना ऐसे इशूज को जोड़कर। दूसरे टॉपिक को देखें तो संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, ये ट्रेडिशनल है, संविधान है। फिर है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। इसका मतलब कि आपको पहला हिस्सा फेडरलिज्म का थियरी है, संविधान है, ये केंद्र राज्य संबंध क्या है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। लेकिन अगला हिस्सा उसकी चुनौतियां हैं। भूमंडलीकरण का संघवाद पर क्या प्रभाव, दल प्रणाली का संविधान पर क्या प्रभाव। कहने का मतलब सारे टॉपिक्स उसी को लेकर बनाए गए कि हम केवल और केवल यदि संविधान पढ़ेंगे तो हम पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमें संविधान और राज व्यवस्था के रूप में इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में बहुत शॉर्ट में हमने यह देखा कि तैयारी का सबसे बुनियादी तरीका क्या होना चाहिए। तैयारी के बहुत सारे अन्य आयाम हैं, जब नियमित आपकी कक्षाएं होंगी तब उसके एक एक चीज को आज हमने सबसे की बताया कि चिड़िया की आंख क्या है। यूपीएससी के संदर्भ में पॉलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो चिड़िया की आंख क्या है,
चिड़िया की आंख संविधान और राजव्यवस्था का अंतर है, केवल समझने के स्तर पे नहीं, लिखने के स्तर पे भी। इसका मतलब कि जो व्यक्ति केवल संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, केवल एम लक्ष्मीकांत और उसके संवैधानिक किताबों को पढ़ेंगे तो उनकी तैयारी आती है। जो व्यक्ति करंट के मुद्दों से इसको जोड़ेंगे, जो व्यक्ति न्यायालय के निर्णयों से अपने को अपडेट करेंगे, जो व्यक्ति संसद के कानूनों से अपने को अपडेट करेंगे, जो संस्थाओं की कार्यप्रणाली से अपने को अपडेट करेंगे, उनकी तैयारी सही होगी। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कक्षाएं आलोक सर के नेतृत्व में चलने वाली हैं, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम लोगों ने डिजाइन किया है कि जो कोर्स होगा वो केवल संविधान का कोर्स नहीं होगा, केवल राजव्यवस्था का कोर्स नहीं होगा, संविधान और राजव्यवस्था पर आधारित वो कोर्सेस होंगे। तो बहुत जल्दी ऐसे बहुत ही शानदार लेक्चर्स के साथ मैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ आने वाली है। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत विश्वसनीय तरीके से और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से, और बिल्कुल सिलेबस के अनुसार उसके एक एक शब्द को कवर करते हुए इस तैयारी को अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा जो अभी तक पूछे गए हैं, विशेषकर 2013 जब सिलेबस बदलता है 20 और 7 के साथ कि टॉपिक चल रहा है उसके साथ प्रश्न। तो बहुत धमाकेदार सत्र होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी संख्या में जुड़ेंगे और जिस पैटर्न पर मैंने तैयारी की बात की है उस पैटर्न पर तैयारी करेंगे और हम लोग साथ साथ मिलकर चलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।